हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का जो पहला जजमेंट है उसका नाम है उत्पल मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस वाले केस में क्या हुआ था, जो विक्टिम थी, जो लड़की थी, माइनर जो थी, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी। और आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के बाद जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाता है। तो कोर्ट क्या करती है, उस एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि आपने जो उस विक्टिम की जो आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी है, जो वाकई में जो करनी नहीं चाहिए थी हमारे पॉक्सो एक्ट के तहत और आईपीसी के तहत, बट आपने ये आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के बावजूद भी उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी। इस वजह से हम आपको एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट करते हैं। ठीक। Mandatory requirements of Section 33 Clause 7 of POCSO Act and Section 228 of IPC have not been followed in this case, in as much as while recording statements of the victim under Section 164 and 161 of CRPC, यानी कि 164 CRPC में और सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी जब उसकी विक्टिम की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे थे, तो स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते समय उसकी जो आइडेंटिटी थी, उस स्टेटमेंट में जो उसने बोला, उसके साथ साथ उसकी आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज कर दिया। होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सेक्शन 228A इस आइडेंटिटी पर बार लगाता है कि आप किसी भी महिला की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो स्पेशल लॉ है पॉक्सो, उसका सेक्शन 33 क्लॉज 7 भी मना करता है। Her name is mentioned and has not been masked as per the law laid down in Nipun Saxena versus Union of India. Even though Nipun Saxena versus Union of India, इस केस में भी बोला गया था कि जो रेप विक्टिम होती है, जो माइनर्स होती हैं, इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए और ना ही करेंगे। ठीक, ये इस जजमेंट में बोला गया था। और इस जजमेंट में ये भी बोला गया था कि इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज क्यों नहीं की जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं सोसाइटी फिर वो उस लड़की को एक गलत नजर से देखते कि एक ऐसी भावना आ जाती है कि इसके साथ कोई अपराध हुआ है, इसको अलग रखो, हम अपने साथ नहीं रखेंगे, या एक गलत तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन की तरह उस लड़की को ट्रीट किया जाता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था पॉक्सो एक्ट का और निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये चीज हेल्ड करी गई थी। और कोर्ट ने यही बोला है कि निपुण सक्सेना और आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत जो आप पे बार लगाई गई है, वो बार आप फुलफिल आपने नहीं किया, और इस वजह से हम आपके एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल करते हैं। The entire purpose of POCSO is to ensure that the identity of child is not disclosed unless special court for reasons to be recorded in writing permits. कोर्ट ने ये बोला कि पॉक्सो एक्ट के तहत आप उस आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना उस लड़की के लिए जरूरत हो जाए। ठीक, यानी कि अगर स्पेशल कोर्ट चाहे तो ही आपको कह सकती है कि आप उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दें, अन्यथा आप उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। दिस डिस्क्लोजर कैन ओनली बी मेड इफ इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। कोर्ट ने यही बोला कि उसकी आइडेंटिटी अगर आपको डिस्क्लोज करनी है, आप तभी करोगे अगर वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने से उस चाइल्ड के हित में बात चली जाए, एंड नॉट अदरवाइज। One such case where disclosure of the identity of the child may be necessary can be where child is found who has been subjected to sexual offense and the identity of the child cannot be established even by the investigating team। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि एक इंस्टेंस बताया कि एक एग्जांपल दिया है कि आप किसी चाइल्ड की आइडेंटिटी कब डिस्क्लोज कर सकते हैं। आप तभी डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि अगर कोई हमें लड़की मिली, ठीक, और हमें लगता है कि इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है और उसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता चल पा रही, तो तब हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन से भी नहीं पता चल पा रहा कि भाई ये लड़की कहाँ है, इसका क्या नाम है, कहाँ की है, कौन से गांव की, कौन से क्षेत्र की रहने वाली है, ये इन्वेस्टिगेशन से पता नहीं चल पा रहा, तब हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमें एक लड़की मिली है जिसका नाम ये है, ये किस गांव की है, इसके पेरेंट्स कौन है, आप काइंडली हमें यहाँ पे संपर्क करें, इस पुलिस स्टेशन में आए। ठीक, अगर ये उस लड़की के इंटरेस्ट में है, तभी हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे। तो केस का नाम है उत्पल मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है एमके रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क रिकॉग्निशन ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है
कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं हमारे कंट्री में, उससे हमें ये हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हमें उससे फ्रीडम मिले, हमें उससे प्रोटेक्शन मिले। ठीक, क्योंकि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि एनवायरमेंटल लॉ, एक एनवायरमेंट के माध्यम से अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो वो एडवर्स इफेक्ट से हमें प्रोटेक्शन दी जाए। तो इसी एमसी मेहता के केस को अपना ग्राउंड बनाते हुए, इवन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को अपना ग्राउंड बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं हमारी कंट्री में, उस एडवर्स इफेक्ट से जितने भी सिटीजन्स हैं उनको फ्रीडम मिले, प्रोटेक्शन मिले, ये उनका एक फंडामेंटल राइट है। तो केस का नाम है एम के रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। थर्ड इंपॉर्टेंट केस है अन्नपूर्णा बी उप्पिन वर्सेस मलसीदप्पा एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ था? डिजीज पार्टनर्स लीगल एयर्स नॉट लायबल फॉर पार्टनर्स फर्म डेथ्स अपॉन पार्टनर्स डेथ। जैसे कि पार्टनरशिप होती है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में पार्टनरशिप होती है, और उस पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर अगर मर जाता है तो जो दूसरा पार्टनर है, वो जो पार्टनर मरा है उसके लीगल एयर से ये नहीं कह सकती कि जितनी भी अब लाइबिलिटीज बनती हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म में, उस लाइबिलिटी को उसके लीगल एयर भी, यानी डिजीज के लीगल एयर भी लाइबल होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि अगर डिजीज पार्टनर है, वो मर गया है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो उसके जितने भी लीगल एयर्स हैं उनको हम लाइबल नहीं ठहरा सकते आपके पार्टनरशिप की लाइबिलिटी में। इन दिस केस ए कंप्लेंट सीकिंग रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट made in partnership firm from the legal heir of the deceased partner, the court dismissed the complaint and stated that unless there is evidence of legal heir becoming partners and presuming liabilities, they cannot be held responsible. कोर्ट ने ये बोला कि जो लीगल एयर्स हैं वो लाइबल नहीं होंगे, जब तक लाइबल नहीं होंगे अगर वो जो लीगल एयर्स हैं वो खुद एक्सप्रेसली उस पार्टनरशिप में एंटर कर गए। अगर वो एक्सप्रेसली उस पार्टनरशिप में एंटर कर गए तब वो लाइबल होंगे, अदरवाइज उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। सच डिस्प्यूट्स डीम्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन आर नॉट सुटेबल फॉर समरी प्रोसीडिंग्स, रेदर सूट बी फाइल्ड इन सिविल कोर्ट फॉर प्रॉपर रेमेडी। कोर्ट ने बोला कि ये जो आप लेकर आए हो कोर्ट में जो केस लेकर आए हो स्पीडी रेमेडी के लिए, कि जल्दी से इसका छुटकारा, जल्दी से इस पे जजमेंट मिल सके, तो कोर्ट ने बोला जितने भी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, आपके कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं, ये एक सिविल वाद है और आपको सिविल कोर्ट में प्रॉपर रेमेडी के लिए क्लेम करना होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लीगल करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।